नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्र की उत्पत्ति संबंधी, समाजशास्त्र के विकास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित होने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि में यूरोप ने समाजशास्त्र के उद्गम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में यूरोप का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूरोप की सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि और बौद्धिक पृष्ठभूमि जो 18वीं शताब्दी में देखने को मिली थी, उसका महत्वपूर्ण योगदान इस विषय के योगदान में रहा, इस विषय को आगे बढ़ाने में, इस विषय की उत्पत्ति में रहा। ऐसा नहीं है कि समाज के बारे में कभी सोचा ना हो या लिखा ना गया हो। समाज के बारे में बहुत लंबे समय से, अर्थात समाजशास्त्र के आने से पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका था, परंतु समाजशास्त्र की उत्पत्ति बाद में हुई। समाज के बारे में जो महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख प्लेटो का है। प्लेटो, जिनका संबंध 427 से 347 ईसा पूर्व से है, और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि मानव व्यवहार उस समाज की उपज है जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है। व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जिस प्रकार से समाज उसे व्यवहार करना सिखाता है। प्लेटो के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का आधार जन्म नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के कर्म होने चाहिए। प्लेटो लिंग भेद के आधार पर असमानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि सभी लोग स्वीकार समान नहीं होते। आपके अनुसार स्त्री एवं पुरुष के गुणों तथा सामर्थ्य में विशेष अंतर नहीं है। मतलब वो ये बात नहीं मानते कि सभी लोग असमान हैं, वो मानते समान हैं। बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। उनके गुणों के अनुसार उन्हें पुरुष के समान ही शिक्षा एवं प्रशिक्षण देनी चाहिए। यानी स्त्री और पुरुषों में किसी प्रकार के भेद को प्लेटो स्वीकार नहीं करते थे। प्लेटो ने एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए शिक्षा के महत्व को स्वीकार करने पर बल दिया, और इस प्रकार समाज के बारे में प्लेटो के विचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा, समाजशास्त्र का संदर्भ सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक, दार्शनिक, समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट ने अपनी पुस्तक में 1838 में किया था। सेंट साइमन ने अपने शिष्य अगस्त कॉम्ट के साथ मिलकर सामाजिक भौतिकी नामक नए विज्ञान को विकसित करने पर प्रयास किया। अगस्त कॉम्ट की पुस्तक सामाजिक भौतिकी के लेखन में उनके गुरु, उनके मेंटर सेंट साइमन का भी योगदान है। अगस्त कॉम्टे इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी रखना चाहते थे, लेकिन बेल्जियम के क्वेटलेट द्वारा अपने लेख में इस शब्द का उल्लेख 1835 में ही कर लिया गया था, और इसलिए इस आधार पर कि चूंकि सोशल फिजिक्स अर्थात सामाजिक भौतिकी शब्द का पहले ही प्रयोग किया चुका है, इसलिए आपने इस शीर्षक को चेंज कर दिया और नए समाज विज्ञान का नाम समाजशास्त्र रखा। इसी कारण अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता अर्थात समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, और अगस्त कॉम्ट ने गणित को सभी विज्ञानों का आधार माना और समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है। क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज कहकर के अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। जहां तक शाब्दिक अर्थ की बात है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि
सोशियोलॉजी जो इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। सोशियस जो लैटिन भाषा का है और लोगस जो ग्रीक भाषा का है। सोशियस को अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं, लोगस को स्टडी या साइंस कहते हैं, और इस प्रकार साइंस ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज का विज्ञान ये विषय हुआ। भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत 1914 में हुई। 1838 से पहले, अर्थात जिस सन में ये शब्द पहली बार प्रयोग किया गया, उससे पहले समाज का अध्ययन इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों में होता था। अर्थात इन विषयों के चैप्टर के रूप में या इन विषयों में समाज का अध्ययन किया जाता था। J.S. मिल एक प्रमुख समाजशास्त्री, आपका एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने J.S. मिल ने कहा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। पर J.S. मिल ने इसको इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेज कहकर के पुकारा। इसका कारण यही है कि सोशियोलॉजी में लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा के दो अलग अलग शब्द प्रयुक्त हुए हैं, और उनको जोड़ करके उनके युग्म से ये विषय बना है, ये इसका नामकरण हुआ है। और इसलिए J.S. मिल का ये कथन कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है बहुत महत्व रखता है। J.S. मिल ने सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर ये प्रस्ताव रखा कि इसका नाम ऐसा रखा जाए जिसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जा सके। इसी प्रकार सी राइट मिल्स ने इसे क्राफ्ट मानने का सुझाव दिया। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम भी अगर हम यहाँ उल्लिखित करें तो शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी से समाजशास्त्र शब्द को प्रचलित कर दिया। हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे, और आपने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, और इस प्रकार से तभी से इंग्लैंड में यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। प्राकृतिक विज्ञान की तर्ज पर समाजशास्त्र को ढालना प्रत्यक्ष बात है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो उसके आवश्यक तत्व हैं, वही तत्व समाजशास्त्रीय अध्ययनों के होने चाहिए, तो ये प्रत्यक्ष बात है। और अगस्त कॉम्ट चूंकि प्रत्यक्षवादी थे, तो अभी ये चाहते थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान बने, और जिस प्रकार अन्य प्राकृतिक विज्ञानों का अपना एक स्टेटस है, अपना महत्व है, उसी प्रकार समाजशास्त्र का भी अपना एक महत्व हो। समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का समग्रता में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कार्ल मार्क्स का नाम भी हमें यहाँ उल्लेखित करना चाहिए। मार्क्स द्वारा समाज का गहन व वैज्ञानिक अध्ययन कर उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद इसका उदाहरण है। मार्क्स ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न कालों में समाज आदिम साम्यवादी से दासमूलक समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज की तरफ अग्रसर हुआ। अर्थात मार्क्स का विश्वास था कि प्रारंभ में जो समाज था वो आदिम साम्यवादी समाज था, उसके बाद दासमूलक समाज में परिवर्तित हुआ, उसके बाद सामंती समाज आया, उसके बाद पूंजीवादी समाज आया, और इस प्रकार समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है। दुर्खीम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दुर्खीम की पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने इसमें जो अध्ययन किया उसमें वे जनसंख्या के घनत्व व नैतिक घनत्व के आधार पर यांत्रिक व सावयवी समाज की बात करते हैं। मैक्स वेबर अगला नाम है। उनकी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपने अर्थव्यवस्था के विकास में धर्म की भूमिका का उल्लेख विशेष रूप से किया। तो इस प्रकार
ये बहुत सारी बातें मैंने आपको इस व्याख्यान के माध्यम से बताई। बहुत सी बातें हैं जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसमें। अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। बहुत संक्षेप में, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, गिलिन एवं गिल, 3 समाजशास्त्रियों के नाम हैं। गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, गिलिन एंड गिलिन। आपने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया है। गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, गिलिन और गिलिन। इसके बाद मैकआइवर और पेज, पार्क एम बर्गेस, वॉन बीच, आर्नोल्ड एम रोज। ये समाजशास्त्री मैकआइवर, पेज, पार्क एम बर्गेस, वॉन बीच, आर्नोल्ड एम रोज समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में स्वीकार करते हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में मानते हैं। और जॉनसन, हाइन, फ्लेमिंग एंड नोफ्स ये समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। गिडिंग्स, समनर, वार्ड और ओडम आप समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज के अध्ययन के रूप में मानते हैं। तो आपने बहुत सारी ये सब हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि किस किस तरह से किया था और कौन किसको क्या मानता है, समाजशास्त्र को किस प्रकार देखते हैं। अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी देख लें। अगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक गतिकी और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। मैकआइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। एल.एफ. वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। किंग्सले डेविस के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्यों के संबंधों से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जो समग्र रूप से समाज का क्रमिक वर्णन एवं व्याख्या करता है। इमाइल दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र समाज के अध्ययन का विज्ञान है। पिट्रिम सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज है। समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज है। और गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो इस प्रकार से मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र के अर्थ, समाजशास्त्र के विकास संबंधी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य रखे और उम्मीद है कि ये व्याख्यान सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। धन्यवाद।